छत्तीसगढ़ में सियासी हलचलें पिछले कुछ दिनों से अचानक बढ़ गई हैं। टूल किट मामले के बाद बीजेपी के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश छत्तीसगढ़ पहुंचे और उन्होंने लगातार 3 दिनों तक कई बैठकें की। अंदर खाने से जो खबरें हैं उसके मुताबिक शिव प्रकाश ने बीजेपी नेताओं से नाराजगी जताई है और सरकार के खिलाफ आक्रामक होने को कहा है। साथ ही व्यक्ति केंद्रित होकर लड़ने की जगह सामूहिक रूप से मिलकर लड़ने की हिदायत भी दी है। बीजेपी शिव प्रकाश के दौरे के बाद से पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। लेकिन एक लंबे समय तक वहाँ काम करने का उनका जो अनुभव है, देश के बड़े राज्यों में काम करने का अनुभव है, निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि उनके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा मिला है और आने वाले समय में पार्टी को चालना भी मिलेगी, गतिशीलता भी मिलेगी। वहीं पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर बंगाल और बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी हिंदू कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। मरकाम ने कहा, कांग्रेस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर बीजेपी के झूठ को बेनकाब करेगी। अब छत्तीसगढ़ को उन्होंने टारगेट किया है और यहाँ के संगठन के लोगों को जो निर्देश मिल रहे हैं उस हिसाब से लगता है जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में था, बिहार में हिंदू खतरे में था, अब यहाँ भी वही राग अलाप रहे हैं कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के भी हिंदू खतरे में आ गए। आने वाले दिनों में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की हो, जिला अध्यक्षों की हो और अन्य हमारे प्रवक्ताओं की हो, ताकि हम जनता के बीच सरकार की बात, संगठन की बात हम लेके जाएंगे। जहाँ तक वर्ग की बात शुरू से ये कांग्रेस की रही है कि वर्ग, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव बना करके लोगों को वर्ग में बांटना, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने वैक्सीनेशन में देखा है कि किस प्रकार कांग्रेस राजनीति करती है कि फूट डालो और राज करो की जो राजनीति रही है, कांग्रेस ने वही अडॉप्ट किया है। तो मोहन मरकाम जी क्या बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में? यहाँ जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हाईकोर्ट की फटकार भी लग रही है और लोग उंगली भी उठाना शुरू कर दिए हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों और ट्रेनिंग प्रोग्राम को सिरे से खारिज किया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस कितने ही ट्रेनिंग प्रोग्राम चला ले, उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो कितनी भी ट्रेनिंग दे, पर सरकार तो 5 ही लोग चला रहे हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के छत्तीसगढ़ दौरे से, ताबड़तोड़ बैठकों से बीजेपी के साथ कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी लंबा वक्त हो, लेकिन दोनों दल अपनी कमर कसने लगे हैं। आने वाले दिनों में शहमाद का ये खेल और गरमाने वाला है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में हिंदू कार्ड। जी हां, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज कहा कि बीजेपी की जो बैठकें चल रही हैं, बिहार और बंगाल के बाद बीजेपी कुछ यहां भी इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल बीजेपी के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर थे। लगातार बैठकें उन्होंने की और माना जा रहा है बहुत सारे निर्देश भी उन्होंने दिए। हालांकि शिव प्रकाश के इस दौरे के बाद सभी का मानना है कि बीजेपी काफ़ी एक्टिव हुई है। हालांकि ये बात पुरंदेश्वरी के दौरे के बाद भी कही जाती थी, लेकिन माना जा रहा है क्योंकि शिव प्रकाश का अनुभव ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल से यहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत सारे निर्देश के बाद बीजेपी अब एक्टिव मोड पर है और इसका असर जल्दी दिखने भी लगेगा। या कहा जाए एक तरीके से चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुट गई है, तो कांग्रेस भी कमर कस के तैयार है। तो छत्तीसगढ़ में आने वाला मुद्दा क्या हिंदू कार्ड को लेकर होगा या कोई और मुद्दा छत्तीसगढ़ में अब चलने वाला है? क्या बीजेपी दूसरी जगह के फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करेगी? बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि चुनाव में वक्त है, लेकिन सियासी गर्माहट होने लगी है। चुनावी जो पैतरे हैं वो चले जाने लगे हैं। राजनीतिक दल कमर कस के तैयार होने लगे हैं। खास चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। भाजपा से श्री चंद सुंदरानी जी हैं, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ हैं, सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, जैसा मरकाम जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शिव प्रकाश जी का जो 3 दिवसीय दौरा था, बीजेपी बंगाल या दूसरे जगहों पर जो फार्मूला इस्तेमाल किया था जहां से शिव प्रकाश जी अभी यहाँ आए, छत्तीसगढ़ में भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेगी?
भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेगी, विकास के नाम पर भी नहीं लड़ेगी। और इस तरह के जो सकारात्मक चीजें हैं, जो देश को निर्माण और प्रदेश के निर्माण के विषय होते हैं, इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है तो कभी क्षेत्रवाद को लेके, कभी जातिवाद को लेके, कभी धर्म को लेके, कभी भाषा को लेके, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर के लोगों के अस्तित्व को का भय पैदा करके वो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हिंदू कार्ड चल पाएगा ऐसा मुझको लगता नहीं। मगर इतना मैं जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर तो चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सन 14 में सरकार बनाई तो क्या क्या वादे किए थे। अब जब 2019 की बात आई तो वो सारे मुद्दे एक किनारे हो गए। कभी किसी पर जवाब नहीं दिया कि भाई आपने रोजगार में कितना विकास किया, 5 सालों में हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचाया, या विदेश से काला धन लाने में आपकी सरकार ने कितनी सफलता अर्जित की, कितने लोगों को नामांकित किया, कितने लोगों को पकड़ा, या कितने लोगों से रिकवरी किया, या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में उन्होंने कोई बात नहीं कही। इसके अलावा जो पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली बात थी, चीन से आंख मिलाकर बात करने वाली बात थी, वो बात तो दूर हुआ। इस बीच में नेपाल जो है हिंदुस्तान को आंख दिखाने लग गया, मगर इन विषयों पर बातचीत नहीं हुई। बातचीत क्या हुआ, चुनाव जब आया तो एक पुलवामा हुआ, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये मुद्दे यहाँ पर चलेंगे नहीं, आप जैसा कह रहे हैं। जी नहीं चलेंगे, इसलिए मगर भारतीय जनता पार्टी जी कुछ तलाश करेगी। मरकाम जी हिंदू कार्ड की बात कर रहे हैं कि आप लोगों को निर्देश मिले हैं कि उसी कार्ड का इस्तेमाल किया जाए जो बंगाल और बिहार में चला गया यहाँ पर, लेकिन सुरेंद्र जी बोल रहे हैं वो कार्ड चलेंगे नहीं। देखिए, मुझे लगता है सुरेंद्र शर्मा जी, अभिषेक जी सपने देखने लगे हैं। उनको सपने में दिख गया होगा भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद की। क्या हिंदूवाद के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने 302 सीटें जीती? असम का चुनाव क्या हमने हिंदूवाद पे जीता है क्या? पश्चिम बंगाल में 372-74 सीट हो गई तो क्या हिंदूवाद के ऊपर हुई है क्या? ये सुरेंद्र शर्मा जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और मरकाम जी ये इतने भयभीत हो गए हैं, अभी से इनको कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल जिस दिन चुनाव होता है अगले चुनाव की तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के मैदान में रहता है और हम लगातार सक्रिय होकर बात करते हैं। अभी मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, बहुत सच भी बोलते हैं। विकास की बात करते हैं, अगर 2.5 साल में कहीं विकास कहीं हुआ है क्या? विकास अगर 15 साल जो हुआ था उसी विकास के सहारे इनकी गाड़ी चल रही है। जो डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय में मामले जो विकास के काम स्वीकृत थे वही चल रहे हैं। जो ढांचा डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने खड़ा किया था, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, वही आज ढांचा दिखता है। एक मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में होता था, 10 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने 15 साल में बनाए। तो आज बताएं ना कांग्रेस पार्टी किस विकास की बात करती है? जहां तक सवाल है कि हम लोगों की सक्रियता तो निरंतर रहेगी। ठीक है, चलिए मैं एक टिप्पणी जी अभिषेक जी मैं एक टिप्पणी रवि भोई जी से ले लेता हूं। भोई जी, ये पूरा घटनाक्रम आपने सुना, कांग्रेस एक्टिव भी है, आरोप भी लगा रही है, शिव प्रकाश जी 3 दिनों तक मैराथन बैठक भी लिए। क्या वाकई हिंदू कार्ड, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में चलेगा? और क्या बीजेपी के जहन में कुछ ऐसा ही फॉर्मूला घूम भी रहा है जैसा मरकाम जी बोल रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियाँ अलग है, बिहार और बंगाल की परिस्थितियाँ अलग है। छत्तीसगढ़ में हिंदू कार्ड जैसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मंदिर का मुद्दा और राम के नाम का इस्तेमाल करती रही है, तो हिंदुओं को उभारने का काम, हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का काम करती रही। लेकिन हिंदू कार्ड एज सच जिस तरह से बंगाल में चला गया या फिर बिहार में चलता है वो नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में अलग तरह का है, यहाँ पे SC ST है, OBC है, आदिवासी हैं, तो फिर इसके अलावा किसानों का मुद्दा यहाँ बड़ा फैक्टर होता है।
तो स्वाभाविक तौर से यहाँ पर हिंदू कार्ड का कोई मुद्दा नहीं है और नहीं चलने वाला है। जो भी होगा स्थानीय मुद्दे होंगे और किसानों का मुद्दा होगा, डेवलपमेंट का मुद्दा होगा और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा कारक यहाँ हमेशा रहा है, होगा। जी बिल्कुल, तो ये मुद्दे यहाँ पर कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे नहीं, ये एक बड़ी बात यहाँ पर है। सुरेंद्र जी, ये मुद्दे तो यहाँ पर रहने वाले नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है कि बीजेपी यही कार्ड यहाँ पर खेलने वाली है? बार बार बीजेपी का कहना ये भी है कि आप लोग जब भी कोई आता है तो थोड़े डर जाते हैं, चाहे पुरंदेश्वरी हो या शिव प्रकाश, आप लोगों को अपनी नीतियों पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, डरते बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, ये तो अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, अपना काम करे, अपने संगठन की व्यवस्था करे। डर इस बात से लगता है शुक्ला जी कि जब कोई राजनीतिक दल जो है ठीक चुनाव के समय देश की जनता, प्रदेश की जनता अपने रोजगार के बारे में बात करना चाहती है, रोटी के बारे में बात करना चाहती है, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहती है, अपने पेयजल की सुविधा के बारे में बात करना चाहती है, अपने शिक्षा के संदर्भ में वो चिंतित है। इन विषयों को छोड़ करके जब किसी अन्य मुद्दों पर भावनात्मक रूप से राजनीति होती है तो ये डरने वाली बात जरूर होती है। और हमको डर इस बात का नहीं है, हम तो अपने विकास के मुद्दे पे पूरी तरह से ताकत के साथ खड़े हैं। हमारे भाई सुंदरानी जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 2.5 साल में क्या विकास किया। अरे भाई, 3 साल तक 81 लाख मीट्रिक टन से 42 लाख मीट्रिक टन तक धान खरीदी को पहुंचाना, किसानों की जमीन वापस करना, ये विकास नहीं है। जिले में अंत्योदय स्कूल खोल देना, गरीबों के लिए इंग्लिश स्कूल की व्यवस्था कर देना, उसके अलावा इस कोरोना के संकट काल में बड़ी मुस्तैदी के साथ इस परिस्थितियों का सामना करना और कुछ हद तक इन सारी चीजें परिस्थितियों में नियंत्रण प्राप्त कर लेना, ये क्या विकास की श्रेणी में नहीं आता? क्या आपकी विकास की श्रेणी में आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बिल्डिंग बन जाए, उसमें डॉक्टर रहे चाहे मत रहे, शिक्षक रहे चाहे मत रहे, सड़कें बन जाए चाहे उसमें पुल बने चाहे मत बने, आवागमन हो चाहे मत हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो बात दरअसल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है विकास का अर्थ ये समझती है कि छत्तीसगढ़ की जनता, हिंदुस्तान की जनता के जीवन में सुधार आए, उनके जीवन की सुरक्षा में सुधार आए, उनके जीवन के स्तर में सुधार आए, वो सुरक्षित महसूस करें, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इन सारी चीजों को विकास माना जाता है। इसके साथ साथ भौतिक और अधोसंरचना का विकास भी जरूरी है। कांग्रेस उस दिशा में भी काफी काम कर रही है। और जहां तक अभी रवि भोई जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ राम का विषय चलाएंगे, तो हमने तो कौशल्या माता का मंदिर और राम वन पथ गमन पथ उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। ये गौ रक्षा की बात करते हैं तो हम गोबर खरीदी करके गोधन न्याय योजना लागू किए हुए हैं, गौठान निर्माण करके गौ रक्षा अलग कर रहे हैं, किसानों की रक्षा अलग कर रहे हैं। अगर ये विकास नहीं है तो विकास किसे कहते हैं? ठीक, सुंदरानी जी, विकास किसे कहते हैं पहले तो ये, और दूसरा शिव प्रकाश जी ने जो मैराथन बैठकें ली हैं, कांग्रेस ने कहा है कि कुछ निर्देश वो दे कर गए हैं आप लोगों को। नहीं, निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पे पहले मैं बात कर लूं। आज जो पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल दिखता है, 4 लाइन 6 लाइन और 2 लाइन की जो सड़कें दिखती है, ये डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल की देन है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जितना विस्तार हुआ डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। आज मेडिकल कॉलेज जो बने या बिल्डिंगें बनी या आज जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हुई, जो कोरोना महामारी में भी बड़ी भूमिका अगर स्वास्थ्य सेवाओं की रही, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल की मेहनत, ये विकास होता है। धान तो हम भी खरीदते थे, धान हमारे समय में भी 72-75 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा। ठीक है, जब हम 2003 में सरकार संभाले थे 16 लाख मीट्रिक टन धान होता था छत्तीसगढ़ में। अब हमारे समय में 70, 72, 75 लाख मीट्रिक टन होता था। आज वो 80, 85, 90 तक भी पहुंचा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पैदावार बढ़ते जाएगी। पैदावार बढ़ाने का फार्मूला भी किसका था? कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी ने किसानों को सक्षम बनाया, पैदावार को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। वो भी आज अगर पैदावार बढ़ी है तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण बढ़ी है। तो ये इन्होंने विकास के नाम पे तो पैसे 30,000 करोड़ का कर्ज लाद दिया छत्तीसगढ़ पे, और ये उस विकास की बात करते हैं।
तो विकास तो इन्होंने किया नहीं। रहा सवाल, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी आए थे, समय समय पे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आता है, समय समय पे दिशा निर्देश देता है, प्रदेश को आगे कैसे काम करना चाहिए इसकी हमको जानकारी मिलती है। अन्य अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां के अनुभव के आधार पे हम चुनाव लड़ते हैं और हम रोज सीखने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो 125 साल की पार्टी है, सीखी हुई है। इनके हर नेता, हर कार्यकर्ता मधुमस्त साथी में होकर काम करते हैं। तो इनके चुनावी रणनीति में ये कितने प्रशिक्षण शिविर लगा लें, भारतीय जनता पार्टी रवि जी, क्या वाकई दोनों दल को अगर देखा जाए तो 2.5 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए ये तैयारियां करने लगे हैं, कमर कसने लगे हैं? चाहे भाजपा की बात करें जिसके सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती है, विपक्ष में है, 15 साल के बाद विपक्ष में आए हैं, क्या वो कमर कसने लगे हैं? जी अभिषेक जी, देखिए स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अगली बार सत्ता में आना और उसके कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना जिससे एक्टिविटी बनी रहे। जब सत्ता में कोई पार्टी नहीं होती तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करे और जो अगला चुनाव होना है 23 में, उसमें फिर से सत्ता पे वापसी आए। इसलिए चाहे पुरंदेश्वरी हो, चाहे शिव प्रताप सिंह हो, आके संगठन के लोगों को सक्रिय करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। और जिस तरह से शिव प्रताप आए, 3 दिन यहाँ रहे और एक एक व्यक्ति से बात की, तो वो एक्टिविटी ऐसा लगता है कि लोगों को एक्टिवेट करना और अगले चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाया जाए और पार्टी किस तरह से सक्रिय है। ये दूसरी बात ये देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी गतिविधियां हमेशा चलाती रहती किसी न किसी मुद्दे पे, और जो टूल किट का मुद्दा रहा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं सक्रिय दिखी ही। तो स्वाभाविक तौर से संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी हैं, उनको सक्रिय करने की दिशा में कदम उठाते रहते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, सरकार में है तो इसलिए वो अपनी गतिविधियां लगाए और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को या भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उसका आवाज करना काम होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति बनाती है तो उस कार्ड के लिए स्वाभाविक तौर से कांग्रेस अपनी रणनीति चलेगी। तो इसलिए ट्रेनिंग और दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, ट्रेनिंग और दूसरे काम की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक जैसा बड़ी चैलेंज की बात आपने बीजेपी के लिए कही, अंदरूनी गुटबाजी से लेकर तमाम तरह की बातें आती हैं। पुरंदेश्वरी एक बाहर से आकर एक्टिवेट करती हैं या शिव प्रकाश जो आते हैं वो बाहर से आकर एक्टिवेट करते हैं। क्या बाहर के लोग आकर यहाँ एक्टिवेट करेंगे या यहाँ के कोई नेता छत्तीसगढ़ में बचा नहीं बीजेपी के पास? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि संगठन महामंत्री और जो सह संगठन मंत्री है, प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है यहाँ स्थानीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं या किसी तरह गुटबाजी है तो उसको नियंत्रित करें। आप देखेंगे कि प्रदेश स्तर पर होता है कहीं न कहीं रणनीतिक तौर से या मतभेद की या मनभेद की बात करें वो तो दिखती है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी होते हैं वो उसको ठीक करने का काम करते हैं। इसीलिए आप प्रदेश प्रभारी और सह संगठन मंत्री की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी में होती है और सह संगठन मंत्री तो नीचे स्तर पर संघ के प्रतिनिधि के तौर से वो काम करते हैं और नीचे स्तर पर जानकारी जुटाकर फिर आगे कदम बढ़ाते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आप लोग भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करने वाले हैं, अभी तो हालांकि 2.5 साल बचे हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी, किस तरीके की ट्रेनिंग देंगे? जैसा कि काम जी बोल रहे थे कि हमारे बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने की ट्रेनिंग होगी। नहीं, खाली इतना ही नहीं होता। पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कांग्रेस के इतिहास, कांग्रेस की उपलब्धियां, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और सोशल मीडिया की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ, आरएसएस क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत होती है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। दरअसल में एक बात समझ लीजिए, जो आज की जो नई पीढ़ी है उसको बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं है, तो इन सारे चीजों की जानकारी देना और अपने जो नए कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित करना, कांग्रेस के आइडियोलॉजी के संबंध में, भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के संबंध में, हम किसके साथ लड़ रहे हैं, उसके पीछे लड़ने के क्या कारण है, चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इन सब विषयों पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दरअसल में
कोई अभी ऐसा है, ऐसी वाली बात नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और अभी कोरोना के कारण ये बंद था, नहीं तो इसको कभी एनएसयूआई का, कभी युवक कांग्रेस का, कभी महिला कांग्रेस का, कभी किसान कांग्रेस का, इन सब चीज के बीच में प्रशिक्षण अलग अलग विषयों में दिया जाता है। सरकार की उपलब्धियों के संबंध में, पार्टी की नीति के संबंध में, विचार के संबंध में, आगे बढ़ने के संबंध में, इन सब विषयों में ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। और ये मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि कांग्रेस का बिल्कुल एक परंपरागत कार्यक्रम है। और ये हम पिछले माननीय भूपेश बघेल जी जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तब से इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। ठीक, सुंदरानी जी, ट्रेनिंग प्रोग्राम कांग्रेस का चालू होगा, आप लोगों की भी सतत प्रक्रिया है, ये बैठकों का दौर चलता है जैसा आप बता रहे हैं। क्या मूल मंत्र देकर गए हैं यहाँ पर आपके शिव प्रकाश जी? देखिए, कुछ उसके बाद चेंजेस हमको दिखेगा? भाई सुरेंद्र शर्मा जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जो प्रशिक्षण वर्ग होने वाले, उनके शिविर होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर हम कार्यकर्ताओं को बताएंगे। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी के बारे में आप अपने लोगों को प्रशिक्षित करें और वो प्रशिक्षित हो जाते हैं। दुश्मन की विचारधारा जानना जरूरी है ना? नहीं, आपकी हमारी विचारधारा सुन के कांग्रेस के लोग इसीलिए भाजपा में आते जा रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, ये जरूर करिएगा। जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो लगातार बैठकें ले रहा है, तो निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया अभिषेक जी कि अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने के बाद जो अनुभव आते हैं, जो हम पिछली बार यहाँ पे चुनाव हार गए और इस बार हमको चुनाव कैसे जीतना है, क्या करना है, जनता के बीच में हमको क्या मुद्दे उठाने चाहिए, या राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दे रखें और वहां से हमें क्या निर्देश मिले, वो सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे समय समय पे कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो होते हैं वो संगठन कैसे बनाया जाए, बूथ से लेकर प्रदेश इकाई, जिला इकाई, मंडल इकाई की कैसे सुचारू रूप से काम करें, नीचे तक हम कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे। अभी हमारी एक योजना बनी है, डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर नीचे लेवल तक के व्यक्ति हर गांव में एक दिन रहेगा जाके। डॉक्टर रमन सिंह जी भी रुकेंगे, ब्रिजमोहन जी भी रुकेंगे, धर्मलाल कौशिक जी भी रुकेंगे, कम से कम 2 गांव में रुकना है। ठीक, तो हमारी योजना बनी है। हम 2 तारीख को बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर हम जनता के बीच में एक संवाद स्थापित करेंगे। 500 लोगों का एक हम वर्चुअल बैठक करेंगे, बताएंगे बंगाल में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री जी का 7 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, 7 साल के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही। चलिए, आप लोग भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, अच्छी बात है, राजनीतिक दल है, इस प्रकार की बैठकें आप लोगों की होते रहती है और छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव भी दिखने लगे, अच्छी बात है। 2.5 साल हालांकि बचे हैं चुनाव को, लेकिन सभी कमर कस कर धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय मेरे पास इतना ही है। तो बड़ी अहम चर्चा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा कार्ड खेला जाएगा, क्या हिंदू कार्ड चलेगा, नहीं चलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ की जो आइडियोलॉजी अब तक रही है, यहाँ इस प्रकार के मुद्दे कभी प्रभावी हुए नहीं है। तो अगले चुनाव में मुद्दा क्या होगा, ये भी तलाशना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या चेहरा होगा, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा, किस ज़मीनी स्तर पर जाकर चुनाव लड़ना होगा, कार्यकर्ता किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए बैठकें होती हैं, ट्रेनिंग होती है और तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि ठीक चुनाव के 1 साल पहले मैदान पर कमर कसकर उसी आइडियोलॉजी और रणनीति के साथ सभी को उतरना होता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।